आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बाबा नागार्जुन की पुण्यतिथि और बाबा नागार्जुन पर उनकी किसी विशेष दिन पर बात न की जाए ये संभव नहीं। मेरे लिए तो संभव नहीं। पहले लिखता बहुत रहा हूँ उनको लेके। बाबा नागार्जुन मुझे क्यों याद आ रहे हैं और क्यों जरूरी हैं आज के दौर में, वो समझने वाली चीज है। दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि अभी फेसबुक पर या सोशल मीडिया में बाबा नागार्जुन पर प्रोग्राम नहीं हो रहे। अगर कोई कर रहा हो तो मुझे मालूम नहीं। कायदे से हिंदी के लेखकों को ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करने चाहिए उनकी बात। हिंदी के लेखकों को ज्यादा से ज्यादा बाबा नागार्जुन पर, जब लोकतंत्र क्राइसिस में है तो सबसे अधिक प्रोग्राम करने चाहिए। मैं नहीं जानता कि हिंदुस्तान में आज कहीं कोई बाबा नागार्जुन को लेके कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ। मुझे नहीं मालूम। जो लोग अभी लोकतंत्र की आरती उतार रहे हैं ना, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि बाबा नागार्जुन को इतनी जल्दी भूल कैसे कर। बाबा नागार्जुन को याद करने का मतलब बुर्जुआ लोकतंत्र और प्रतिवादी लोकतंत्र, इन दोनों पर बात करना। हिंदी के अधिकतर लेखक बुर्जुआ लोकतंत्र की ग्रिप में जा चुके हैं। बाबा नागार्जुन उनमें से एक हैं जो कि बुर्जुआ लोकतंत्र की जिन्होंने धज्जियां उड़ाई थी। हमारे यहाँ तो बुर्जुआ लोकतंत्र की पूजा का एक तरह से महोत्सव चल रहा है। सभी दल के लोग उसमें लगे हुए हैं। अधिकांश लेखक हिंदी के लगे हुए हैं और फेसबुक पर जो सक्रिय लेखक है, नई जो पौध पैदा हुई है, वो तो बुर्जुआ लोकतंत्र की, और बुर्जुआ लोकतंत्र में जो पैदा हुआ जो सबसे भयानक एलिमेंट है, जैसे हम लोग अधिनायक बात कहते हैं, उसकी पूजा करने में लगे हुए। बाबा नागार्जुन मुझे इसलिए भी ज्यादा अच्छे लगते हैं और याद आते हैं कि वो एक ऐसा बड़ा कवि है हिंदी का जो कि अवधारणाओं में कविता में सोचता है। हमारे तो अवधारणाओं में चित्रित करने की परंपरा ही उठ गई है। अभी तक अधिकतर जो लोग हैं जो हिंदी में लिख रहे हैं वो अवधारणाओं में नहीं सोचते। हिंदी में प्रगतिशीलों में एक वर्ग रहा है आलोचना में, जो बाबा नागार्जुन को लोकतंत्र विरोधी और समाजवाद के चितेरे के तौर पर पेश करता रहा है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। बाबा नागार्जुन की कविता बुर्जुआ लोकतंत्र की समीक्षा की कविता है। ये ऐसी कविता है जो बुर्जुआ लोकतंत्र के जो दमनात्मक रूप है उनका उद्घाटन करती है। बुर्जुआ लोकतंत्र का जो रैशनल है उसे ध्वस्त करती है। तो बाबा नागार्जुन को पढ़ने के लिए आपके पास में बुर्जुआ लोकतंत्र की और उसकी जो तमाम जो संरचनाएं उसकी, और खासतौर पॉलिटिकल संरचनाएं उसकी सही समझ का होना बहुत जरूरी है। और आपका एक स्टैंड उनके बिजाबिज उसके विरोध में होना जरूरी है। बिना उसके तो आप बाबा नागार्जुन की परंपरा में जा ही नहीं सकते। बाबा नागार्जुन की काव्य परंपरा का विकास ही नहीं कर सकते। बाबा नागार्जुन ने सिर्फ कविता नहीं लिखी, कविता का एक ऐसा फॉर्म विकसित किया जो कि ट्रेडिशनल कविता से एकदम अलग है। आधुनिक काल में जो ट्रेडिशनल कविता लिखेगी उससे एकदम भिन्न है।
हमारे यहाँ ये कहते हैं ना, मुक्त छंद की कविता के, बाबा नागार्जुन ने, वो पहला ऐसा बड़ा कवि है जिसने कि कविता के लोकतांत्रिक ढांचे को निर्मित किया। कविता के लोकतांत्रिक ढांचे की पहली शर्त है, पहली सीढ़ी है कि अगर आप लोकतांत्रिक ढांचा उसका बनाना चाहते हैं, तो आपके पास में लोकतंत्र की सही समझ होनी चाहिए। और लोकतंत्र की सही समझ कहां से शुरू होती है? लोकतंत्र बिना बिना हेजेमनी के होता नहीं। और जिस डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं उसमें हेजेमनी हेजेमनी जो है बहुत महत्वपूर्ण फिनोमेना है। और इस हेजेमनी में के कारण ही व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण अपने चरम पर है। तो हम हेजेमनी को देखते ही नहीं है। हम तमाम रूप कथाओं, रूपक कथाओं, हम तमाम किस्म के मिथकों, राजनीतिक मुहावरों, इन सब का इस्तेमाल करने लगते हैं। और सॉफ्ट यथार्थ या निर्मित यथार्थ का चित्रण करने लगते हैं। और ये बड़े पैमाने पर साहित्य में और काव्य में ये हो रहा है। और इस तरह के लेखन का सॉफ्ट यथार्थ या निर्मित यथार्थ, इसका खूब महिमा मंडन भी हो रहा है। तो अब हम भूल ही गए कि कॉन्क्रीट रियलिटी क्या होती है, ठोस यथार्थ क्या होता है। और ठोस यथार्थ में हेजेमनी को कैसे क्वेश्चन किया जाए। और जो उसकी दूसरी सीढ़ी है या कविता की दूसरी चुनौती है, वो ये है कि अ, कविता या साहित्य, कहानी, वह यथार्थ के मर्म को पकड़ती है कि नहीं पकड़ती। एक जमाना था कि कविता में दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से जुड़े हुए सवाल है वे उठाए जाते थे। नागार्जुन ने स्वयं उठाए और उन पर कविताएं लिखी हैं। आज की स्थिति तो यह है कि कवि जो है पॉलिटिक्स में दाखिल ही नहीं होना चाहता, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के सवालों को अपनी रचनाओं में उठाना ही नहीं चाहता। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लंबे समय तक लंबे समय तक कविता में कल्पनाशीलता का और कल्पना का बोलबाला रहा है। हिंदी में आज भी है। निर्मित यथार्थ या सॉफ्ट यथार्थ और कल्पनाशीलता, इस पर बेशुमार मेहनत करते हैं हिंदी के लेखक। बाबा नागार्जुन ने जो तीसरा महत्वपूर्ण काम किया, जिसने कि कविता के लोकतांत्रिक ढांचे को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वो ये कि उन्होंने कल्पना को गौण बनाया और सच को प्रधान बनाया। और यह काम बड़े कौशल के साथ किया और बड़े, जिसे कहें, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के साथ किया। पचासों कविताएं नागार्जुन की ऐसी जो कि एकदम सतही यथार्थ में दिखने वाली जो घटनाएं हैं, सतही यथार्थ के जरिए वो प्रवेश करते हैं और अंत में उसके मर्म में घुस जाते हैं। और यथार्थ के प्रति जो आग्रह है,
सच के प्रति जो आग्रह है वो उनके यहां प्रबल हो उठता है। उनकी एक कविता है जो कि समाजवाद के पतन पर लिखी गई 1990 में। कौन हाँफ रहा है, कौन हाँफ रहा है, किसका दम घुट रहा है। अरे, अरे मैं पहचानता हूं, दूर से ही सही मैंने बार बार उसके पैरों की आहट सुनी है। जी मैं पहचानता हूं, वो सोशलिज्म है। वो कम्युनिज्म की तरफ तेजी से बढ़ा जा रहा था। हाय, बीच रास्ते में ही उसका दम क्यों फूलने लगा। क्या वे कोल खोज यक वकक यक व यक ऊसर हो गए। सामूहिक कृषि फार्म के गेहूं तो हम तक भी पहुंचे थे। दूर ग्रामांचल में तरौनी गांव तक शुभ्र रोज वाली सुनहली फसलों की खुशबू मेरे ग्रामांचल की आबो हवा में भी जाने कितनी बार फैली है। आगे वो कहते हैं, यह सब तुम्हें बतलाएंगे कामरेड चतुरानंद झा, साथी श्यामल किशोर। आप बतलाओ, वे कौन खोज क्या अब बालू ही बालू रह गए। क्या सचमुच रूस के लोग भूखे प्यासे दिन पर दिन गुजारते हैं अब। पेरेस्ट्रोइका का क्या हुआ, ग्लासनो शंखनाद का क्या हुआ। कामरेड गोरबाचोव, सच सच बतलाओ, सोवियत भूमि में इतने दिनों क्या कुछ कर रहे हैं लोग। कविता खत्म। ये मैंने नमूना सिर्फ इसलिए दिया कि इस कविता में फिक्शन और गैर फिक्शन दोनों घुले मिले, कल्पना और सच दोनों घुले मिले। विचारधारा और कविता, इन दोनों के बीच का गहरा संबंध है और पॉलिटिक्स इसमें प्रत्यक्ष है। और यह कविता का एकदम गैर काल्पनिक फॉर्म है। ये एक तरह की नई कविता है जिसे हम लोग कविता ने कह के हम राइटिंग कहें तो ज्यादा अच्छा है। ये एक तरह से कविता को लेखन में तब्दील करने की कोशिश भी है। एक अन्य चीज वो ये कि हिंदी में एक वर्ग रहा है, आज तो वो बहुमत में है, जो कि राजनीतिक कविता से दूर जाना चाहता है और राजनीतिक कविता से दूर चला भी गया है। कविता में वो राजनीति करना नहीं चाहता और इसके बहाने वो सरकार की सेवा में लगा हुआ है, या हम ये कहें सॉफ्ट यथार्थ या निर्मित यथार्थ रचने में लगा हुआ है। ये चीज पहले कलावादियों ने पैदा की, बाद में राजनीतिक कविता के वातावरण ने ये चीज पैदा की। इस दोनों से लड़ते हुए नागार्जुन ने राजनीतिक कविता की साख बनाने की कोशिश की और पॉलिटिकल पोइट्री लिखी। जाहिर है कि नागार्जुन के पास में प्रगतिशील काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण विरासत थी और इसमें वे सामाजिक सच्चाई को बहुत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं और सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करते समय वे लोकतंत्र के भी परे चले जाते हैं। और इसमें जो कि इस पूरा दौर रहा है जिसमें नागार्जुन लिखते रहे हैं, अभी भी वो चल रहा है, वो कोल्ड वार के इस या उस खेमे में नहीं जाते। कोल्ड वार पॉलिटिक्स के परे वो कविता ले जाते। और जो हिंदी भाषा हम लोग जिस पर गर्व करते हैं, हिंदी भाषा को उन्होंने प्रतिवाद की भाषा बनाया। भाषा में राजनीतिक प्रतिवाद हो सकता है, लोकतांत्रिक प्रतिवाद हो सकता है, इस बात को उन्होंने बार बार अपने आचरण से, काव्य लेखन से सिद्ध किया। एक अन्य चीज जो बाबा नारायण ने की और जो बहुत महत्वपूर्ण थी, वो ये कि कविता करते समय वे एक नए किस्म के प्रयोग को करते हैं जिसे हम लोग पैराडाइम शिफ्ट के तौर पर देख सकते हैं। वो ये कि
वे अदर्स की कल्चर में प्रवेश करते हैं। आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि बाबा नागार्जुन ने सिर्फ हिंदी में कविताएं नहीं लिखी, उन्होंने बांग्ला में भी लिखी, उन्होंने मैथिली में भी लिखी, और ये संभावनाएं उन्होंने पैदा की। यानी उनकी कविताओं में एक ही साथ कई किस्म की संस्कृतियां विचरण करती हैं, और ये हिंदी की प्रगतिशील कविता का नया रूप है, नया पैराडाइम है। और इस पैराडाइम की जो सबसे महत्वपूर्ण ब्यूटी है, सबसे महत्वपूर्ण सौंदर्य परक चीज है, वो ये कि कविता को वो दैनंदिन राजनीति का हिस्सा बना दिया। दैनंदिन राजनीति पर केंद्रित सबसे ज्यादा प्रभावशाली कविताएं बाबा नागार्जुन ने लिखी, कोई और कभी नहीं लिख पाया। सो कविता के केंद्र में दैनंदिन राजनीतिक जीवन आ जाता है, जो कि पहले कभी किसी ने यह प्रयोग नहीं किया। इनमें वे कविताएं भी हैं जो कि समसामयिक राजनीतिक आंदोलनों के प्रसंग में और उनके समर्थन में लिखी गई या उनके प्रतिवाद में लिखी गई, और हमारी जो हिंदी की आलोचना है वो इन कविताओं के मूल्यांकन से भागती रही है, और कायदे से उसका ठहर के पॉलिटिकल पोएट्री के तौर पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नागार्जुन की ये जो कविताएं हैं, ये कविताएं इस बात की तरफ ध्यान खींचती हैं कि जो प्रगतिशील कविता है, जिसके के निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है नागार्जुन, उस प्रगतिशील कविता का भविष्य जो पहले से तय था उसके भी आगे है। यानी प्रगतिशील कविता का भविष्य का दायरा मानवाधिकारों के हनन के प्रतिवाद तक फैला हुआ है, क्योंकि बाबा नागार्जुन जो है वो पहली बार ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के प्रश्नों को, घटनाओं को कविता के केंद्र में लाते हैं, और ये साधारण चीज नहीं है, बहुत असाधारण चीज है। ये काम छायावादी कभी नहीं कर पाए, ये काम पहले की प्रगतिशील कविता भी नहीं कर पाई, लेकिन नागार्जुन ने किया। नागार्जुन ने किसान मजदूर के स्टीरियोटाइप से प्रगतिशील कविता को बाहर निकाला और मानवाधिकार के बृहत्तर कैनवास के साथ में कविता के संबंध को विकसित किया। और यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट था कविता के क्षेत्र में, और इसने लोकतांत्रिक कविता के निर्माण का ढांचा पेश किया। बाबा की 1970-71 से जो है वो मानवाधिकारों पर केंद्रित कविताएं आनी शुरू होती हैं, और ये जो स्तर है उनका, वो अपने आप में बहुत ही चिंता की चीज है बाबा नागार्जुन का, कि वो पहली बार ये भांपते हैं एक कवि के नाते, जिसे भविष्य दृष्टा कवि कहते हैं। वो ऐसा भविष्य दृष्टा कवि है जो ये भांप लेता है कि भविष्य में फासिज्म आने वाला है, डिक्टेटरशिप आने वाली है। लगातार ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस हो रहे थे, उसको बाबा नागार्जुन पहला बड़ा कवि है हिंदी का, पहला बड़ा लेखक है हिंदी का, जो पहले प्रिडिक्ट करता है। आप याद कीजिए, बंगाल में जो अर्ध फांसी आतंक का जो शासन आया था 71-72 के जो विधानसभा चुनाव में, जो बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग हुई थी, उस पर जो नागार्जुन ने जो शानदार कविता लिखी, वो कविता आज भी माइलस्टोन कविता मानी जाती है फासिस्ट विरोधी लेखन की। उससे बेहतरीन कविता किसी ने नहीं लिखी। बाबा नागार्जुन की इन पॉलिटिकल कविताओं का एक बहुत बड़ा पक्ष है कि वे आम सहमति जो कविता के बारे में बनी हुई थी उस सबको तोड़ते हैं। वो चीन भारत युद्ध का सवाल हो, या आपातकाल का प्रश्न हो, चाहे नक्सल
चित्रण का प्रश्न हो, चाहे संपूर्ण क्रांति का प्रश्न हो, इन सब पर जो एक तरह की सहमति है, उस सहमति से वो टकराते हैं। यहां तक कि प्रगतिशील कविता के साथ में के अंदर भी जो सहमति थी, उससे भी वो टकराते हैं, उसे तोड़ते हैं और कविता को मानवाधिकार के पैराडाइम में ले जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसमें पूरा का पूरा कविता का परिदृश्य मूलगामी तौर पर बदल दिया। अब आप सोचिए यहां से कि बाबा नागार्जुन ने हमें डेमोक्रेसी के नाम पर क्या चीज दी। एक पॉलिटिकल कविता दी, एक विजन दिया, एक नया पैराडाइम दिया और कविता को ह्यूमन राइट्स से जोड़कर देखने का नजरिया दिया। मेरी तरफ से आज बस इतना ही बाबा नागार्जुन पर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।